हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों। पिछली वीडियो में मान चुका हूं कि आप लोग अच्छे से देख चुके हैं। और पिछली वीडियो में मैंने जो पढ़ा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा है, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, जिसको हम राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब आप लोग एक ऐसे पड़ाव पे आ चुके हो कि इस कंसेप्ट को हम फिजिक्स में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हमें हेल्प करेगा ये कि कैसे हम किसी भी आर्टिकल को बिना क्रैमिंग के इस कंसेप्ट का यूज करते हुए अपने कैरियर को एक ऊंची उड़ान दे सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो मैंने बाय एग्जांपल आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि क्यों मैंने आज ये हेडिंग डाली है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट लिमिट्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों हमें लेंथ एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्यों हमें सरफेस एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और क्यों हमें वॉल्यूम एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। बाय एग्जांपल मैंने आप लोगों को चीजें शो कर दी थी कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है एक लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ये, और लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे आप लोगों में प्लस साइन दिख रहा होगा, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ पे +1 कूलम चार्ज बैठा है। आप आइडिया लगा सकते हैं ना, एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है ये? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। और हमें मान लो इसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो, पोटेंशियल पता करनी हो, तो डायरेक्ट नहीं कह सकते ना कि सिंपल एक चार्ज एक करंट पोटेंशियल होती है KQ/R, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। वो हम लेते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। लेकिन जब बात आती है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हमें उस लाइन एलिमेंट को या सरफेस एलिमेंट को, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन को, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन को, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को एक स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक करना होता है। क्योंकि फिर हमें उसको स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक करके फिर हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना होता है, उसको ऐड करते हैं हम लोग। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना आप लोग कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज करते हैं समेशन। आप ये सिंबल आपने देखा होगा, फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखो, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैंने क्या दिखाया? समेशन दिखाया है। और ये अपने पास में क्या है? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। और जब हम अब, क्योंकि देखो हम पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज क्यों नहीं बोल सकते? हम कह सकते हैं कि इस पूरी लेंथ का, सपोज करो यहां से लेके यहां तक की लेंथ L है, तो पूरी पे चार्ज कितना हम Q मान सकते हैं। टोटल चार्ज कितना होगा? सपोज करो Q है वो 10 कूलम है, 20 कूलम है, जो भी है, माइक्रो कूलम है, इस प्रकार से। लेकिन पर्टिकुलर लेंथ में कितना वो हमें कंफर्म नहीं है। तो हम क्या करते हैं? उसको फिर इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट, बहुत ही वेरी छोटे छोटे टुकड़ों में उसको ब्रेक करते हैं, ताकि उसके इतने टुकड़े कर दें हम छोटे छोटे, जब उसको ऐड करें तो इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करें, ताकि एरर कहां चला जाए? 0। तो उस एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं इस प्रकार से। इसलिए उसको हम इनफाइनाइट एलिमेंट्स में क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। इसी प्रकार सरफेस एलिमेंट में भी कोई कंप्लीट सरफेस है, तो कंप्लीट सरफेस में हमें पूरे सरफेस का चार्ज तो हम डिसाइड कर सकते हैं, मान सकते हैं Q, कैपिटल Q मान लो या स्मॉल q मान लो, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना चार्ज हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसको फिर से ब्रेक करना होता है। किसमें? एरिया एलिमेंट में, या सरफेस एलिमेंट बोल दो या क्या बोल दो, एरिया एलिमेंट बोल दो। इसलिए हम उसको डिवाइड करते हैं वेरी इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट्स में। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, और वो नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी हम कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, क्या हो? वो इनफाइनाइट स्मॉल, बहुत ही ज्यादा छोटा हो, ताकि उसको हम इनफाइनाइट टाइम ऐड कर सकें और एरर क्या हो जाए? 0। अब इसी प्रकार वॉल्यूम की बात आती है, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम पूरे वॉल्यूम का चार्ज तो डिसाइड कर सकते हैं कि मान लो उसमें कंप्लीट में चार्ज कैपिटल Q मान लो या स्मॉल q मान लो। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कहें कि उस वॉल्यूम के अंदर कि यहाँ पे कितना चार्ज, हम कंफर्म से नहीं कह सकते कि इतना चार्ज है उसमें, तो हम मान सकते हैं, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं छोटे एलिमेंट्स में। और छोटे एलिमेंट का हम चार्ज डिसाइड कर सकते हैं dq। मान लो dv में dq चार्ज है, इसका एरिया एलिमेंट मैंने दिखाया dA। क्या दिखाया? एरिया एलिमेंट dA। उसको अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं यहां पे, dA। तो dA में चार्ज dq मान सकते हैं हम। इसी प्रकार लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है,
तो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में लेंथ एलिमेंट dx है, तो वहां का चार्ज हम dq डिसाइड कर सकते हैं और बाद में उस पर लिमिट अप्लाई करके हम पूरी लेंथ का चार्ज निकाल सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट एरिया पे लिमिट अप्लाई करके dA का निकाल लो, पूरे एरिया पे लिमिट अप्लाई कर दो, पूरे एरिया का चार्ज निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हम वॉल्यूम एलिमेंट की बात करते हैं, तो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में कितना है चार्ज, dq है, और पूरे वॉल्यूम का चार्ज चाहिए तो क्या कर दो, उसको इंटीग्रेट। और जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमें पहले लिमिट्स की, तो इसलिए पहला ही मैंने पॉइंट डाला है लिमिट्स। तो बाय एग्जांपल मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को कि क्यों मैं इस टॉपिक को, क्यों हमें इसकी नीड है, लिमिट्स की, लेंथ एलिमेंट की, सरफेस एलिमेंट की, वॉल्यूम एलिमेंट की। तो बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वही चीज अपने पास में सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसको दिखाने जा रहा हूं। तो 3 एक्सिस हम डिसाइड कर लेंगे। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस। और मैंने बार बार मैं चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, मैंने ओरिएंटेशन कैसे डिसाइड करते हैं एक्सिस की, हम कैसे इनको ऑर्डर में लिखते हैं, कंप्लीट वीडियो पैटर्न डाल रखा है, आप 1 से लेकर 7 तक वीडियो को देखें, आपको हर एक चीज की अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। तो इसको समझना है तो पीछे वाली वीडियो पे आपको उनको सीखना होगा, फिर आप इस वीडियो पे आ सकते हो। अब ये एक्स एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, वाई और जेड क्यों लेते हैं, उन वीडियो से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड, ये अपना मान लेते हैं ओरिजिन। अब आता हूं मैं लिमिट्स पे, किस पे आ रहा हूं, लिमिट पे। अब ओरिजिन से आउटवर्ड डायरेक्शन में, ओरिजिन से आउटवर्ड डायरेक्शन में, जैसे अपने पास में ये वाई एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और ये एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, डायरेक्टेड आउटवर्ड है इस प्लेन पे। तो अगर मुझे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन, ये लाइन जो लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, किसके लॉन्ग है, अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पिछली वीडियो मैंने डायग्राम इसके अकॉर्डिंग दिखा दिया था, यहाँ पे एक्स लिया था, ये वाई लिया था, तो इसको dx मान रखा है। अब यहाँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसको क्या मान लेंगे, dy, क्योंकि y के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, इतना आप लोगों को कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन x के लॉन्ग होगा, लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैलकुलेट करते हैं, +1 का टॉपिक है, ये अपना बीएससी में भी आता है, एमएससी में भी टॉपिक आता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमें क्या देखना होता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन, क्या देखना होता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहां पे वो मास डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पे भी हो सकता है, यानी एक रोड पे हो सकता है, एक रेक्टेंगल में हो सकता है, मतलब एरिया में हो सकता है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका सरफेस पे हो सकता है। मान लो एक सिलेंडर है, एक स्फीयर है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में भी हो सकता है। तो वहां पे हमें, वहां भी उसी प्रकार एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस टॉपिक पे हम किस पे आ रहे थे, लिमिट्स पे आ रहे थे, किस पे आ रहे थे, लिमिट्स पे। तो लिमिट्स कैसे डिसाइड करेंगे, सिंपल सी चीज है। अब एक्स एक्सिस ओरिजिन से आउटवर्ड, तो ओरिजिन से इस तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, और ओरिजिन से बैकवर्ड मूव करेंगे तो नेगेटिव। और आप इस डायरेक्शन में कितना ही जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक, तो 0 से इन्फिनिटी प्लस एक्स में, और माइनस एक्स में 0 से माइनस इन्फिनिटी। तो आपकी जो लिमिट होगी ना एक्स एक्सिस के ऊपर, वो होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो एक्स के ऊपर जो लिमिट होगी, अब हेडिंग डाल देता हूं, हम बात कर रहे हैं किसकी, लिमिट्स की। तो जो एक्स एक्सिस होगी, एक्स कोऑर्डिनेट पे आप लिमिट डिसाइड करोगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जैसे यहां पे देखो आप कि इस चार्ज को, अगर यहां पे जो चार्ज रखा हुआ है ये A0 पे, तो A0 कौन सा पॉइंट है, यहां पे ये A0 पॉइंट है, तो यहां पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, Q चार्ज। इस पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखा है, Q, प्लस Q चार्ज है भाई। तो यहां पे अगर लिमिट लो आप, तो 0 से A प्लस एक्स डायरेक्शन में, अगर यही चार्ज माइनस A0 पर रखा होता, माइनस A0 पे, तो आप लिमिट लेते 0 से माइनस A। तो इसलिए एक्स एक्सिस पे जो लिमिट अप्लाई करेंगे, अब यहां पे एक्स आउटर डायरेक्शन में है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो एक्स की जो लिमिट होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और इन सिमिलर वे
आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाई के लॉन्ग भी हो सकता है, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहां अगर हम लिमिट लेंगे तो यहां भी हम पॉजिटिव डायरेक्शन में उतना ही मूव कर सकते हैं जितना नेगेटिव में मूव कर सकते हैं। तो उसी प्रकार यहां पे अपने पास में जो लिमिट होगी वाई एक्सिस पे वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहां पे वाई पे जो लिमिट होगी वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच आप लेते हो। इसी प्रकार z एक्सिस पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन z के लॉन्ग भी हो सकता है। तो आप जो लिमिट्स लेंगे z एक्सिस के ऊपर वो पॉजिटिव z डायरेक्शन में तो 0 से इंफिनिटी, नेगेटिव z डायरेक्शन में 0 से माइनस इंफिनिटी, यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो z पे भी जो लिमिट होगी z एक्सिस पे वो क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सभी के सभी, क्योंकि जब हम आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे तो वहां पे मैं सीधा यूज ये बात हम कह सकते हैं कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। ये बात क्यों कही जाएगी वहां पे, क्योंकि हम पहले से इन चीजों को सीख चुके हैं। क्लियर ये चीज? तो हर वीडियो को आप अच्छी कंसंट्रेशन से, अच्छी लगन से सीखें। बिना सीखे आप फिजिक्स में आगे अप्रोच नहीं कर सकते बेटा, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, चीजों को सीख के चल रहे हो तो हर आर्टिकल को अपनी लैंग्वेज में बिना बुक की हेल्प के हर एक लाइन को अपने अकॉर्डिंग बना के लिख सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो मेहनत आप लोगों को साथ में करनी पड़ेगी। मैं भी आप लोगों की तरह मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो हर वीडियो को बिल्कुल कंसंट्रेशन से देखें। अब देखो, लिमिट्स की बात हो गई है, अब बात आती है किसकी, लेंथ एलिमेंट्स की। अरे किसकी बात आएगी, लेंथ एलिमेंट की। तो इसकी हेडिंग डाल देता हूं, लेंथ एलिमेंट्स। अब अगर लेंथ एलिमेंट का सिंपल सा लेंथ वर्ड जोड़ दिया हमने, लेंथ वर्ड, और एलिमेंट्स का मतलब हम पूरी लेंथ की बात नहीं कर रहे होंगे वहां पे, हम उस लेंथ पे एक स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे होंगे, एक स्मॉल एलिमेंट्स की। क्योंकि हमें कंप्लीट लेंथ का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, वहां पे लिमिट अप्लाई कर लेंगे अगर कंप्लीट लेंथ को इन्वॉल्व करना होगा। तो पहले हमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात होगी, किसकी बात होगी, जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की, उस कंडीशन में हमें लेंथ एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लॉन्ग है तो इसलिए मैंने लिखा लेंथ एलिमेंट्स। क्लियर ये चीज? अब डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो आप लेंथ एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डीएल से। अरे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डीएल से रिप्रेजेंट करेंगे लेंथ एलिमेंट को, और लेंथ एलिमेंट को डीएल से दिखाएंगे। अब अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्स के लॉन्ग हुआ तो आपको लेंथ एलिमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिसाइड करना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन वाई के लॉन्ग हुआ तो आपको लेंथ एलिमेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग डिसाइड करना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन जेड एक्सिस के लॉन्ग हुआ तो आपको लेंथ एलिमेंट जेड एक्सिस के लॉन्ग डिसाइड करना पड़ेगा। तो वन बाय वन करके मैं हर एक एलिमेंट पे आ रहा हूं। अब अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम कहेंगे इफ continuous distribution is along x axis, तो then length element will be, क्या होगा, लेंथ एलिमेंट को दिखाएंगे dl और नीचे इसके सबस्क्रिप्ट। देखो इस पोजीशन को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और यहां जो ऊपर जम पावर लगाते हैं उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। नोट कर लेना इन चीजों को बेटा। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, डीएल सबस्क्रिप्ट एक्स या डीएल एक्स, यानी लेंथ एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्स के अलोंग हुआ तो आप इस एक्सिस पे कहीं भी एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट डिसाइड कर लेंगे, स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल, और एक्स के लॉन्ग है ये, एक्स एक्सिस है ना,
तो यहां क्या लिख दोगे, dlx, और ये लेंथ एलिमेंट होगा dx, स्मॉल लेंथ एलिमेंट। तो हम क्या लिखेंगे इसको, dx। इज दैट क्लियर? अब इसको मैं वेक्टर में भी डिनोट करूंगा, लेकिन इस वीडियो में जो वेक्टर को इन्वॉल्व करूंगा ना, तो आप लोगों के लिए एक वेक्टर पे अलग से वीडियो डालूंगा, उसके बाद में हम इन हर चीज को वेक्टर फॉर्म में डिनोट करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को वेक्टर को कैसे लिखना है, कैसे उस कंसेप्ट को अप्लाई करना, वो नहीं आता बच्चों। तो इसलिए मुझे इन चीजों को वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा साथ के साथ उसी वीडियो के अंदर। लेकिन आप लोगों को अभी फिलहाल मैं यहां वेक्टर का साइन कुछ यूज नहीं कर रहा हूं। क्यों यूज नहीं कर रहा हूं? क्योंकि वेक्टर के लिए आप लोगों को पीछे सीखना बहुत जरूरी है। वेक्टर के लिए एक अलग से वीडियो डालेंगे, फिर हम वेक्टर की बात करेंगे। अब देखो dlx कितना आ गया, dx। अब जो स्टूडेंट्स बीएससी एमएससी कर रहे हैं, वेक्टर के बारे में नॉलेज अच्छे से है, जो +2 के बच्चे +1 में जिन्होंने वेक्टर सीख लिया है, तो इसलिए मैं साथ के साथ ये बता ही देता हूं यहां पे कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके पास में क्या हो, डायरेक्शन भी हो, और जो वेक्टर ऑफ एडिशन को, ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो करती हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर का नाम आते ही एक चीज दिमाग में गूंजनी चाहिए आप लोगों के, कि मैं लिख रहा हूं यहां पे वेक्टर मींस, यहां लिख देता हूं भाई, वेक्टर का मीनिंग है मैग्नीट्यूड और उसके साथ में क्या दिखाते हैं, उसकी डायरेक्शन। और डायरेक्शन किससे दिखाई जाती है? हमेशा उसके यूनिट वेक्टर से, हमेशा उसके यूनिट वेक्टर से। तो यहां पे इसको डाले थे, मैंने बता दिया था आप लोगों को, ये क्लियर है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन था। तो यहां पे मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर का जब भी नाम लिया जाएगा आपके दिमाग में एक ही शब्द गूंजना चाहिए, मैग्नीट्यूड है साथ में और उसकी डायरेक्शन है, तो लिखना बहुत आसान हो जाता है। और डायरेक्शन हमेशा किससे दिखाई जाएगी, मैं यहां रिपीट कर देता हूं इस चीज को, कि उसके यूनिट वेक्टर से। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, द वेक्टर विच इज हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। और उस यूनिट वेक्टर हमेशा हमेशा जो वेक्टर आप डिसाइड करोगे, हमेशा उसी वेक्टर की डायरेक्शन के लॉन्ग लाई करेगा। तो यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? द वेक्टर विच इज हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड which is always lies along the direction of given vector. A vector which is having unit magnitude, a vector having unit magnitude, कैसी बोल दो, a vector having unit magnitude and always lies along the direction of given vector known as unit vector. अब मैंने किसी वेक्टर को x एक्सिस के लॉन्ग डिसाइड करना है, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो एक्स के लॉन्ग होगा ही, और उसकी डायरेक्शन भी किसके लॉन्ग होगी? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। इसलिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा? आई कैप। उसी प्रकार अगर हम वाई के लॉन्ग डिसाइड करते हैं वेक्टर को, तो उसका मैग्नीट्यूड तो वाई के लॉन्ग होगा ही, और उसकी डायरेक्शन वाई के लॉन्ग है, तो उसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? जे कैप आएगा। अगर आप जेड के लॉन्ग वेक्टर डिसाइड करते हैं, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जेड के लॉन्ग होगा ऑब्वियसली, और उसकी डायरेक्शन किसके लॉन्ग होगी? जेड के लॉन्ग है, तो जेड डायरेक्शन का क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा साथ में, यानी जे कैप। तो इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए मैंने आप लोगों को बता दिया है ये चीज। अब मैं अगर इस पे वेक्टर साइन लगाता हूं dlx, तो कैसे? अब देखो वेक्टर लगा दिया, अब वेक्टर का मतलब लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। वेक्टर को मैथमेटिकली लिखना है हमने, उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका? dx। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? dx है। और
ये जो dlx है किस एक्सिस के लॉन्ग है, x एक्सिस के लॉन्ग, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू राइट एनी वेक्टर क्वांटिटी। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं इसके पीछे, सिंपल वेक्टर की डेफिनेशन को मैथमेटिकली कैसे अप्लाई करते हैं वो नॉलेज हर बच्चे को हो तो कहीं गड़बड़ नहीं होगी। यहां स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, इस पे वेक्टर साइन लगा दिया, अब यहां पे वेक्टर दिखा देंगे साथ में। भाई ये वेक्टर नहीं है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अगर आप वेक्टर दिखाना चाहते हैं तो आई कैप नहीं लगाना यहां पे, फिर यहां पे dx के ओनली वेक्टर लगेगा। तो हमेशा कॉम्प्लेक्स चीजों को ना बनाते हुए इसको सिंपलेस्ट वे में लिखा करो हमेशा कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। देखो मैंने इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, किसी को लग रहा हो बार बार चीजें रिपीट हो रही है तो स्किप कर सकता है, लेकिन मुझे पता है कुछ बच्चे बिल्कुल ग्राउंड पे जीरो पे बैठे होते हैं, तो हर बच्चे के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अगर आपको देखो अच्छा पता है तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा वेक्टर का मतलब अप्लाई करना सीख लो, कभी गड़बड़ नहीं होगी वेक्टर में। तो मैग्नीट्यूड, तो मैंने कहा डायरेक्शन हमेशा उस वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसे दिखाना है, बस ये बात पकड़ लो। तो मैंने लेंथ एलिमेंट को वेक्टर फॉर्म में भी दिखा दिया है। इसी प्रकार सिमिलरली, यानी इसी प्रकार अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन y के लॉन्ग हुआ तो मैं लेंथ एलिमेंट y के लॉन्ग डिसाइड करूंगा। तो लेंथ एलिमेंट dy दिखा दिया, और किस एक्सिस में लेंथ एलिमेंट लिया है उसको हम क्या नाम देते हैं, dly से। अब बेटा यहां पे मैं कंप्लीट, अब इसी लाइन को अब y के लॉन्ग भी रिपीट कर लेना क्यों टाइम बचाना हमें। तो इफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इज अलोंग y एक्सिस लिखोगे तो क्या दिखा दोगे, आप दिखा दोगे dly। तो dly किसके बराबर होगा, dy ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, इसी को वेक्टर के फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो डेफिनेशन लगा दो वेक्टर की, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन y एक्सिस के लॉन्ग है इसकी, तो वेक्टर फॉर्म में दिखाओगे इसको, तो dly वेक्टर साइन लगा दिया इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना है इसका, मैग्नीट्यूड है dy, और डायरेक्शन हमेशा उसके यूनिट वेक्टर से दिखाई जाएगी। तो y एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर हो क्या है, j कैप है, तो साथ में क्या दिखा दोगे, j कैप। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगती, सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है। अगर आप चीजों को समझ के